another episode of ऐसा ही होता है। आज मैं एक ऐसी मशीन पर चलकर आई जिसकी इंजन मैं खुद हूँ। अब देखिए, अगर मैं पैदल चलकर आती तो बहुत वक्त लगता, और अगर कार या टैक्सी ले लेती तो पेट्रोल वेस्ट होता। मैं वैसे आई जैसे आई। नहीं समझे? तो मिलिए मेरी सुपर एफिशिएंट मशीन से जिसकी इंजन मैं खुद हूँ। तो बस और बातें करते हैं खेल की, साइंस की, साइकिलिंग की। बस देख खेल के। साइकिलिंग एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सबकी यही राय है कि इसमें क्या बड़ी बात है। शायद ये इसलिए है कि हम सभी ने कभी न कभी साइकिलिंग के मजे जरूर लिए हैं, लेकिन ये एक ऐसा खेल है जो इंसान और उसके ताकत की असली परीक्षा लेता है। इस खेल में क्रिकेट, फुटबॉल या टेनिस की तरह कोई स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये परीक्षा करता है इंसान की शारीरिक और मानसिक काबिलियत की। ताकत, स्टैमिना, स्पीड के अलावा ये टेस्ट करता है साइकिलिस्ट की मेंटल स्ट्रेंथ का और उसका नॉलेज अपनी मशीन के बारे में और अपने शरीर के बारे में और इन सब से जुड़े विज्ञान के बारे में। जिसने भी उल्टी दिशा से आने वाली हवा पे साइकिलिंग की है वो विंड रेजिस्टेंस के बारे में तो सब कुछ जानता होगा। आगे जाने के लिए साइकिलिस्ट को हवा को चीरते हुए जाना होता है, जिसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एरोडायनेमिक एफिशिएंसी, एक स्ट्रीमलाइंड शेप जो हवा को आसानी से काटता हो, साइकिलिस्ट को कम ताकत लगाकर आसानी से आगे जाने में मदद करती है। पर जितना तेज वो जाता है उतनी तेज विंड रेजिस्टेंस उसे मिलती है और उसे उतनी ही ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। इसलिए रेसिंग साइकिलिस्ट जब बहुत तेज जाना चाहते हैं वो ताकत पर कम और एरोडायनेमिक एफिशिएंसी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए साइकिलिंग करते समय बॉडी पोजीशन बहुत जरूरी है। साइकिलिस्ट झुककर चलाते हैं जिससे विंड रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो जाता है। साइकिलिस्ट की स्पीड दो चीजों पर निर्भर है, एयर प्रेशर ड्रैग और डायरेक्ट फ्रिक्शन। जब साइकिलिस्ट आगे की तरफ बढ़ता है वो अपने आसपास की हवा के फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है। साइकिलिस्ट के पीछे एक लो प्रेशर इलाका बन जाता है। आगे हाई प्रेशर और पीछे लो प्रेशर होने के कारण साइकिलिस्ट पीछे की तरफ खिंचता है। अगर डिजाइन स्ट्रीमलाइंड हो तो हवा बॉडी के नजदीक से स्मूथली जाती है, जिससे प्रेशर ड्रैग भी कम होता है। डायरेक्ट फ्रिक्शन तब होता है जब हवा साइकिलिस्ट की शरीर और साइकिल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है। इसीलिए रेसिंग साइकिलिस्ट स्किन सूट पहनते हैं जिससे डायरेक्ट फ्रिक्शन कम हो जाता है। चलिए अब आपके लिए एक सवाल है, साइकिलिस्ट तेज साइकिलिंग करने के लिए किन चीजों पर ध्यान देते हैं? ए, बॉडी पोजीशन और सूट, बी, साइकिल और पहिए का वजन, सी, गियर्स का इस्तेमाल, या फिर ऊपर दिए सभी उत्तर। सही जवाब थोड़ी ही देर में हम आपको बताएंगे। लगभग 100-125 साल पहले तक साइकिल के फ्रेम लोहे या लकड़ी के बनते थे, मगर आजकल साइकिल बनते हैं एक्सोटिक मटेरियल से, जैसे टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, कार्बन फाइबर। इसलिए साइकिल के फ्रेम एक तरफ से ज्यादा मजबूत हो गए हैं और दूसरी तरफ से ज्यादा हल्के भी। 20वीं सदी की शुरुआत से साइकिल के फ्रेम बनने लगे थे स्टील के। स्टील मजबूत तो बहुत है, पर वो उतना भारी भी है। स्टील के फ्रेम के बने हुए साइकिल का वजन करीब 30-35 किलोग्राम तक भी हो सकता था। जब एक साइकिल मैन्युफैक्चरर साइकिल के लिए मटेरियल देखता है, 3 प्रॉपर्टीज पर ध्यान देता है। पहली, इलास्टिसिटी, जो चीज मोड़ने या खींचने पर अपनी ओरिजिनल शेप पर वापस आ जाती है उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। दूसरी, यील्ड स्ट्रेंथ, ये उस मिनिमम फोर्स को कहते हैं जिसके लगाने पर चीज इतनी मुड़ जाए कि वो अपनी ओरिजिनल शेप पर वापस ना आ सके।
और तीसरी अल्टीमेट स्ट्रेंथ, वो मिनिमम फोर्स जिसके लगाने से चीज टूट जाती है। कोई भी साइकिल मैन्युफैक्चरर ये चाहेगा कि उसकी साइकिल की मटेरियल का इलास्टिसिटी ज्यादा हो, जिससे कि एक्सीडेंट पर परमानेंट डैमेज कम हो, और वो ये भी चाहेगा कि उसकी मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ में अंतर ज्यादा हो। इससे कोई हादसा होने पर साइकिल बेंड तो हो जाएगी, मगर उसके टूटने में काफी टाइम लगेगा। स्टील में ये सब गुण हैं, बस एक ड्रॉबैक है कि वो भारी बहुत है। एल्यूमिनियम बहुत इंटरेस्टिंग मटेरियल है। उसका बर्ताव करीब करीब एक लकड़ी के पेंसिल की तरह होता है, लाइट, स्ट्रॉन्ग, पर यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ में बहुत कम अंतर। मतलब बेंड होती नहीं है कि टूट जाती है। भारत को 19वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी 2003 में मिली। उस समय कनाडा के हैमिल्टन ने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी, लेकिन असेंबली के 46 सदस्य देशों ने भारत के पक्ष में और 22 ने हैमिल्टन के पक्ष में अपने वोट दिए। पहिया, व्हील, आज तक का वाकई का सबसे बड़ा आविष्कार। सोचिए, अगर पहिया ना होता तो ना तो गाड़ी चल पाती, ना मोटर बाइक, ना स्कूटर, ना घोड़ा गाड़ी, यहाँ तक कि एरोप्लेन भी टेक ऑफ नहीं कर पाता। अब ये बात तो हुई ट्रांसपोर्ट की, पर सोचिए, पहिए के बिना तो घड़ी भी ना चल पाती, ना चल पाते हमारे जनरेटर्स जो बिजली बनाते हैं, और पहिया ना होता तो ये साइकिल भी कहाँ होती। क्यों? साइकिल के लिए बहुत लंबा सफर रहा है, जहां से ये शुरू हुआ, क्या क्या रूप इसने लिए, और जैसे आज हम इसे देखते हैं। और इस शानदार मशीन के बनने के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो है पहिए के आविष्कारकार। आज भी पहिया साइकिल का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इतिहास की किताबें ये बताती हैं कि पहिए का आविष्कार हुआ था मेसोपोटामिया में कुछ 3500 बीसी में। उस समय इनका उपयोग घोड़े और बैलगाड़ियों पे हुआ था। 19वीं सदी की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पहिए का उपयोग मशीनों पे किया गया था, और 100 साल और लगे मॉडर्न बाइसिकल को उभरने में। स्टील का फ्रेम, चेन, स्टील के पहिए, स्पोक्स और रबर टायर्स। जब हम शुरुआत की साइकिल की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले आते हैं हाई व्हीलर्स। इन हाई व्हीलर्स में पेडल पहिए से लगे होते थे, तो एक बार पेडल घुमाते ही पूरा पहिया घूम जाता था। सिर्फ एक बार पेडल घुमाने पर बहुत ज्यादा दूरी तय की जा सकती थी, इसलिए हाई व्हीलर्स बहुत तेज जाते थे। शुरू के साइकिल्स में अलग अलग तरह के स्पोक्स का इस्तेमाल हुआ था। अगर देखा जाए तो रथों के पहियों पे भी स्पोक्स हुआ करते थे। एक स्पोक्स वाले पहिए में एक सॉलिड पहिए जितनी ताकत होती है, मगर उनका वजन बहुत कम होता है। पहिए के वजन को कम करना एक साइकिल के डिजाइन में बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बार जो आप पेडल घुमाते हैं आप पहिए के वजन को सामने ले जा रहे हैं। जितना हल्का पहिया होगा उतना ही आसान होगा उसे आगे ले जाना। आमतः लोगों का यह मानना है कि स्पोक्स का काम है पहिए पर जो वजन है उसे संभालना, यानी बाहर से आने वाले वजन को पहिए के सेंटर से सपोर्ट करना। एक्चुअली स्पोक्स का काम इसके बिल्कुल उल्टा होता है। एक पहिए की सर्कुलर मोशन बरकरार रहने के लिए एटलीस्ट एक फोर्स ऐसा होना चाहिए जो अंदर की तरफ काम करे। यह फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। स्पोक्स पे जो टेंशन होता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। लेकिन अगर हम पहिए की रिम को रेफरेंस पॉइंट बनाएं तो एक और तरह का फोर्स घूमते हुए पहिए की बाहर की तरफ लगता है, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। स्पोक्स इसी फोर्स को अंदर की तरफ खींचते हैं। कुछ टायर्स पतले होते हैं मेरी इस व्हील्स की तरह, और कुछ होते हैं मोटे मोटे। आपकी साइकिल के टायर्स कैसे हैं, मोटे या पतले? कुछ भी हो, लेकिन मोटे और पतले टायर्स के पीछे भी एक साइंस होती है। मोटे टायर की साइंस अलग और पतले की अलग। तो चलिए पता लगाते हैं।
आप कहां पर साइकिलिंग करते हैं उस पर यह निर्भर करता है कि आपके साइकिल के टायर मोटे हैं या पतले। अगर आप कंक्रीट रोड पर साइकिलिंग करते हैं तो आपके टायर पतले होने चाहिए। एक पतले टायर पर दबाव कम पड़ता है और उसका जमीन पर कम एरिया कांटेक्ट रहेगा। कम कांटेक्ट होने की वजह से फ्रिक्शन कम होगा और साइकिल तेजी से आगे जा सकती है। लेकिन इसी टायर को अगर आप मिट्टी वाली जगह पर ले जाएंगे तो वो मिट्टी को काटते हुए अंदर धंस जाएगी। ऐसे जगह पर आपको चाहिए मोटे माउंटेन टायर्स जो कि मिट्टी के ऊपर फ्लोट करते हुए आसानी से जा सकती है। अगला बड़ा कदम था चेन ड्राइव का। चेन ड्राइव के आते ही साइकिल, जैसे कि हम उसे आज देखते हैं, बनने शुरू हुए। चेन ड्राइव से साइकिलिस्ट टायर के ऊपर से दोनों टायर के बीच में बैठने लगा और इससे साइकिल का बैलेंस बहुत इंप्रूव कर गया। चेन ड्राइव की मदद से आप आसानी से फ्लैट सरफेस पर या पहाड़ से नीचे डाउनहिल साइकिल चला सकते हैं। लेकिन अगर तेज हवा के खिलाफ या अपहिल पहाड़ के ऊपर आपको साइकिलिंग करना हो तो आपको काफी परेशानी होगी। ऐसी सिचुएशंस के लिए साइकिल्स में गियर्स का भी इस्तेमाल शुरू हो गया है। पुरानी हाई व्हीलर्स में पेडल सीधे पहिए से जुड़े होते थे। एक बार पेडल घुमाने पर पूरा पहिया एक बार घूमता था। गियर्स के इस्तेमाल से ये रेशियो बदल गया है। पहाड़ के ऊपर जाते समय आपके कई पेडल घुमाने पर पहिया एक बार घूम सकता है और डाउनहिल जाते समय आप ऐसी गियर्स का इस्तेमाल करें कि आपके एक पेडल से पहिया कई बार घूम जाए। गियर रेशियो समझने के लिए आप अपनी साइकिल की फ्रंट चेन रिंग और रियर चेन रिंग की गांतों को गिनिए। सपोज फ्रंट और रियर दोनों चेन रिंग्स पर 30-30 दांत हैं, तो एक बार पेडल घुमाने पर पहिया एक बार घूमेगा। रेशियो 1:1 होगा। लेकिन अगर फ्रंट चेन रिंग पर 54 दांत हैं और रियर चेन रिंग पर 11, तो एक पेडल से रियर चेन रिंग और पिछला पहिया 5 बार घूमेंगे। रेशियो हो जाएगा 5:1। मान लीजिए कि आप अपहिल साइकिलिंग कर रहे हैं। आपका गियर रेशियो है 30-30 और स्पीड है 100 आरपीएम। लेकिन अगर आप 54:11 के गियर रेशियो में 20 आरपीएम पर चलाएंगे तो आपकी स्पीड उतनी ही होगी, पर हर पेडल पर आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि 5 बार पहिया घुमाने का काम आप एक पेडल में कर रहे हैं। लेकिन अगर आप और छोटा गियर रेशियो इस्तेमाल करते हैं, जैसे 22-35, इसमें 3 बार पेडल घुमाने से पहिया 2 बार घूमता है। एक बार पहिया घुमाने का एफर्ट कई पेडल्स में डिवाइड हो जाता है। एक पेडल में कम रेजिस्टेंस मिलती है और आपके लेग मसल्स पर कम थकान होती है। लेकिन डाउनहिल साइकिलिंग करते समय आप 5:1 जैसा गियर रेशियो भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स आपके साथ काम कर रहा होता है। हमने आपसे पूछा था कि तेज साइकिलिंग करने के लिए साइकिलिस्ट किन चीजों पर ध्यान देते हैं। सही उत्तर है डी। जैसा कि हमने देखा, बॉडी पोजीशन और सूट, साइकिल और पहिए का वजन, गियर्स का इस्तेमाल, ये सब तेज साइकिलिंग करने के लिए बहुत जरूरी है। उन्नीस में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में निःशक्त एथलीट्स के लिए भी अलग से प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। हर चलती हुई चीज कभी ना कभी रुक जाती है और हर रुकी हुई चीज कभी ना कभी चल सकती है। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी कि कोई भी चीज ना अपने आप चलती है और ना ही अपने आप रुकती है। उसे चाहिए बल, फोर्स। चलती हुई साइकिल को कौन रोकता है ये भी हम जानते हैं। ब्रेक की साइंस। पिछले कई सालों में ब्रेकिंग की तकनीक में बहुत बदलाव आए हैं। शुरू की साइकिल्स में ब्रेक्स नहीं होते थे और इसकी वजह से उन्हें खतरनाक या अनसेफ होने का रेपुटेशन भी मिला था। सभी ब्रेक, चाहे जो भी तकनीक हो, एक समान चीज करती हैं।
वो पहिए पर फ्रिक्शन बढ़ाती हैं, जो कि साइकिल को धीरे करने में या रोकने में मदद करती है। ब्रेकिंग में सबसे जरूरी बात है कि आप अपने फ्रंट और रियर टायर्स पर ब्रेक को बैलेंस करें। जब आप साइकिल पर जा रहे हों और ब्रेक लगाते हैं, तब आपके शरीर पे इनर्शिया होता है, जिससे कि आपका शरीर आगे की ओर बढ़ता है। इससे आपका वेट आगे की ओर बढ़कर आपके फ्रंट व्हील पर आ जाता है। हम में से जो लोग बचपन से साइकिलिंग करते आ रहे हैं, इसको चलने फिरने जैसे आसान समझते हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि इस मशीन पर असर कर रहे डायनेमिक्स पर आज भी साइंटिस्ट चर्चा कर रहे हैं। हम सबको अपनी पहली साइकिलिंग का अनुभव तो जरूर याद होगा, किस तरह से हम अपने आप को बैलेंस कर रहे थे। बैलेंस शुरुआत की ट्रेनिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है। जब एक साइकिलिस्ट साइकिल पर बैठता है, उसका वेट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर उठ जाता है। साइकिल के ऊपर बैठा हुआ इंसान एक टॉप हेवी ऑब्जेक्ट है और इसलिए वो अनस्टेबल भी है। एक साइकिलिस्ट गिरता क्यों है, उसका कारण भी काफी इंटरेस्टिंग है। ग्रेविटी एक टॉर्क बनाता है जो साइकिलिस्ट को उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर खींचता है। फोर्स है ग्रेविटी और डिस्टेंस है पहिए के निचले हिस्से और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का। यह डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, टॉर्क उतना ही ज्यादा होगा और उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होगी साइकिल के गिरने की। इसीलिए हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अनस्टेबल मानते हैं। पहिए की ज्योमेट्री और उसकी स्पीड भी बैलेंस का एक अहम हिस्सा है। पहिए का रेडियस, उसकी घूमने की स्पीड और आगे जाने की स्पीड को मिलाकर साइंस का एक टर्म है, जिसे गायरोस्कोपिक एक्शन कहते हैं। गायरोस्कोपिक एक्शन एक और तरह का टॉर्क बनाता है जो गिरने की उल्टी तरफ काम करता है। चलती हुई बाइसिकल में एंगुलर मोमेंटम बाहर की तरफ 90 डिग्रीज पर पॉइंट करता है। जब ग्रेविटी की वजह से साइकिल गिरने लगती है, तब एंगुलर मोमेंटम नीचे की तरफ हो जाता है। एंगुलर मोमेंटम की बदलाव की वजह से टॉर्क बनता है, जो कि ग्रेविटी द्वारा बने टॉर्क के बराबर होता है। जब ग्रेविटी का टॉर्क साइकिल को नीचे खींचता है, एंगुलर मोमेंटम का टॉर्क उसकी उल्टी दिशा में लगता है और उसे बैलेंस करता है और साइकिल स्टेबल रहती है। पहिया जितना तेज घूमेगा, साइकिल उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि आप खूब तेज चला सकते हैं, क्योंकि ज्यादा स्पीड पर स्टीयरिंग एंगल भी कम हो जाता है। यानी अगर आप ज्यादा स्पीड पर हैं, तो थोड़े से साइकिल के लड़खड़ाने से ही आप गिर सकते हैं। मजे की बात यह है कि आज भी साइंटिस्ट बैलेंसिंग और स्टीयरिंग की बातों को लेकर पूरी तरह सहमत नहीं हैं। आम धारणा यह है कि हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी साइकिल को अनस्टेबल करता है, लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से साइकिल स्टेबल होती है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि गायरोस्कोपिक एक्शन की वजह से साइकिल स्टेबल होती है, और कुछ लोग इसके बिल्कुल विपरीत मानते हैं। आज हम 21st सेंचुरी में हैं। एयर ट्रैवल, F1 कार्स, ये सब तो आम बातें हैं, लेकिन आज भी इस दो पहिए की साइकिल की अहमियत कम नहीं हुई है, चाहे वो रोड्स पे हो या रेसिंग ट्रैक्स पर या फिर हमारे दिलों में। तो अगली बार जब आप साइकिल पर बैठें, तो चाहे कुछ सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, इस साइकिल की हिस्ट्री, ज्योमेट्री और साइंस को जरूर याद कीजिएगा। अगर डिजाइन स्ट्रीमलाइंड हो, तो हवा बॉडी के नजदीक से स्मूथली जाती है, जिससे प्रेशर ड्रैग भी कम होता है। स्पोक्स पे जो टेंशन होता है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, टॉर्क उतना ही ज्यादा होगा और उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होगी साइकिल के गिरने की। इसीलिए हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अनस्टेबल मानते हैं। उन्नीस 1950 में ऑकलैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान एक पत्रकार लैरी सॉन्डर्स ने पूरी मैराथन दौड़ को अपनी साइकिल से कवर किया। इसके बाद स्पोर्ट्स कवरेज को एक नई दिशा मिली। अगर मैं आपसे कहूं
मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं अपनी कोहनी के बल खड़ी हो सकती हूँ, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे, कहेंगे करके दिखाओ, या फिर खुद करने की कोशिश करेंगे। यही तो है एक साइंटिफिक दिमाग की सोच, हर बात की तह तक पहुंचना, उसे प्रूफ करके समझना। तो चलिए इस हफ्ते भी एक मजेदार बात की क्यों और कैसे समझते हैं प्रोफेसर यशपाल से। और हर हफ्ते की तरह ये बात भी है कमाल की। बहुत से कागज़ पड़े मेरे सामने, मैगजीन्स भी हैं। बहुत पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। मेरे पोता पोती ने एक मुश्किल में डाल दिया। कागज़ों से खेलते हैं ना, तो कहते हैं दादा किसी कागज़ को 8 बार से ज़्यादा फोल्ड करके बताओ। तो मैंने कहा अरे क्या कह रहे हो, ये लो। तो मैंने ऐसे किया, अखबार ली, इतनी बड़ी, 1 बार, 2 बार, 4 पेजेस हो गए, 3 बार 8 हो गए, 4 बार 16 हो गए, 5 बार 6 बार, 7 बार 128 पेजेस हो गए। अब 8 बार मेरे से तो नहीं होता। तो सोचिए क्यों नहीं हो रहा ये। हर बार फोल्ड करने से पेपर के पन्ने कुछ इस तरह से बढ़ते जाएंगे। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 और 256। ये एक मोटी किताब के बराबर है और इतनी मोटी किताब को फिर से फोल्ड करना नामुमकिन है, क्योंकि हर बार पेपर को फोल्ड करने के लिए पेपर का बाहरी हिस्सा अंदर वाले पेपर से लंबा होना चाहिए ताकि वो अंदर के पेपर को कवर कर सके। 8 बार फोल्ड करने के बाद बाहरी हिस्सा छोटा पड़ जाता है और पेपर को खींचकर हम लंबा नहीं कर सकते। तो आपको एक बताता हूँ, एक कागज लीजिए और दोनों तरफ पेंसिल लपेट के, अपने एक दोस्त के साथ ठीक से लपेट के, पतला सा कागज, और कोशिश करिए दोनों तरफ से खींच के उसको तोड़ने की। अगर ठीक से लपेटा है तो बच्चों टूटने वाला नहीं है, जितनी भी ताकत लगा लो, क्योंकि इसको लंबा करना बहुत कठिन है। तो 8 बार फोल्ड करते करते बहुत लंबा करना पड़ता है, इसीलिए नहीं हो पाता। तो चलिए अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई साइंस, एक नए खेल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर
ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं: क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं: जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो। प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्रीय केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज ना लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े,